सभी को नमस्ते। मैं राजकुमार धाकल अपने भौतिक विज्ञान में बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पहला अध्याय या सिलेबस के हिसाब से पहली यूनिट जो है वह है आपकी बेसिक सर्किट एनालिसिस, यानी आधारभूत परिपथ विश्लेषण। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हमारे पास बहुत सी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को हमें याद करना है, क्योंकि ये परिभाषाएं हमें पूरी पुस्तक के दौरान हमारे काम आती रहेगी। पूरी पुस्तक के विभिन्न जो अपने टॉपिक होंगे उन टॉपिकों में इनका व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पहली परिभाषा, परिपथ विश्लेषण। तो परिपथ विश्लेषण क्या होता है? किसी दिए गए परिपथ के विभिन्न भागों में धारा अथवा चिन्हित बिंदुओं पर वोल्टता का मान ज्ञात करना परिपथ विश्लेषण कहलाता है। दूसरा जो परिभाषा अपने आती है वह है परिपथ की। परिपथ किसे कहते हैं? तो विभिन्न अवयवों एवं घटकों से निर्मित संरचना जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का हम अध्ययन करना चाहते हैं, क्या कहलाती है? परिपथ कहलाती है। ये अवयव या घटक जो है वो सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, पीएन संधि डायोड, कुछ भी हो सकता है जो उस परिपथ में लगा हुआ है। तीसरा अपना है परिपथ अवयव। तो किसी भी परिपथ या जालक के वे सभी हिस्से जो परिपथ में धारा अथवा वोल्टता को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करना आवश्यक है धारा अथवा वोल्टता के मान को। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिपथ अवयव कहते हैं। जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, सेल है। आगे चलते हैं। किसी भी परिपथ में परिपथ अवयव के व्यवहार के अनुसार परिपथ के अवयवों को निम्न प्रकार या निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वह है रेखिक अथवा अरेखिक परिपथ अवयव। यदि किसी परिपथ अवयव के लिए धारा एवं विभवांतर में संबंध रेखिक रूप से प्राप्त होता है तो वह परिपथ अवयव रेखिक अवयव कहलाता है, अर्थात ओम के नियम का पालन होता है तो वह परिपथ रेखिक परिपथ कहलाता है। एवं जिन परिपथों के लिए ओम के नियम का पालन नहीं होता है वे अरेखिक परिपथ अवयव कहलाते हैं। दूसरा आपका है सक्रिय अथवा निष्क्रिय परिपथ घटक। तो वह अवयव जो स्वयं वोल्टता के स्रोत हो तथा परिपथ में वोल्टता अथवा धारा प्रवाह का कारण बनते हैं, सक्रिय घटक कहलाते हैं। अर्थात जिनके कारण परिपथ में धारा या वोल्टता का प्रवाह होता है वे सक्रिय अवयव कहलाते हैं। जैसे सेल है, बैटरी है, शक्ति प्रदायक जिसे अब पावर सप्लाई कहते हैं आदि। एवं वे घटक जिनके कारण परिपथ में धारा अथवा वोल्टता का प्रवाह नहीं होता है वे निष्क्रिय परिपथ घटक कहलाते हैं। तीसरा जो अपना आता है वह है समूह अथवा विभाजित परिपथ अवयव। वे अवयव जो भौतिक रूप से अलग गुण दर्शाते हैं समूह अवयव कहलाते हैं। जैसे प्रतिरोध तार, प्रेरक कुंडली, धारिता, पीएन संधि डायोड आदि। जबकि वे अवयव जो भौतिक रूप में तो भिन्न प्रकृति के होते हैं परंतु परिपथ में उनका व्यवहार जो है वो अन्य अवयवों के रूप में देखा जाता है, उन्हें विभाजित परिपथ या विभाजित परिपथ अवयव कहते हैं। इसका उदाहरण जो है वो अपने विद्युत सप्लाई के जो तार हैं वो होते हैं, क्योंकि ये तार बने हुए तो अन्य पदार्थ के होते हैं, जबकि इन तारों के आधार पर अपन गणना जो है वो धारा, वोल्टता आदि की करते हैं। अगला जो है आपका अवयव वह है द्विपार्श्विक अथवा एक पार्श्विक अवयव। तो वे परिपथ अवयव जिनमें धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित करने पर कोई अंतर नहीं आता है द्विपार्श्विक अवयव कहलाते हैं। यानी धारा की दिशा परिवर्तित कर देते हैं
तो भी इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, धारा के मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे प्रतिरोध में आप धारा एक दिशा के अलावा विपरीत दिशा से भी प्रवाहित करोगे तो भी धारा उतनी ही प्राप्त होगी जितनी पहले प्राप्त हो रही थी। यानी धारा की दिशा बदलने पर प्रतिरोध का व्यवहार नहीं बदलता है, प्रतिरोध का व्यवहार वही रहता है। एक दिशा में धारा प्रवाहित करने पर दूसरे सिरे पर जितनी धारा मिलेगी उतनी ही धारा दूसरे सिरे पर प्रवाहित करने पर पहले सिरे पर मिलेगी। इसके अलावा वे अवयव जिनसे धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो प्रवाहित धारा के मान में अंतर आ जाता है, वे एक पार्श्विक अवयव कहलाते हैं। जैसे पीएन संधि डायोड, हम जानते हैं कि डायोड जो है वो अग्र अभिनति में कार्य करता है, पश्च अभिनति में नहीं करता है। अर्थात यदि डायोड में अग्र अभिनति में जितनी धारा प्रवाहित होती है पश्च अभिनति में उतनी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसे अवयव जो है वो कहलाते हैं एक पार्श्विक अवयव। नेक्स्ट में अपन चलते हैं परिपथ या जाल या चालक किसे कहते हैं। तो इसमें आपका पहला है निष्क्रिय जाल। ऐसा जाल जिसमें कोई वोल्टता अथवा धारा स्रोत नहीं लगा हो निष्क्रिय जाल कहलाता है। दूसरा है सक्रिय जाल। ऐसा जाल जिसमें कोई वोल्टता अथवा धारा स्रोत लगा हो वह क्या कहलाता है, सक्रिय जाल। तीसरा है समूह जाल। ऐसा जाल जिसे प्रत्येक अवयव घटकों को जोड़कर बनाया गया हो वह कहलाता है समूह जाल। अगली जो अपनी परिभाषाएं हैं उनमें जाल के विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है। तो ये पहली परिभाषा है शाखा की। तो किसी परिपथ या जाल का वह भाग जिसके सभी घटकों में समान धारा प्रवाहित होती है परिपथ जाल की शाखा कहलाती है। दूसरी परिभाषा है संधि या नोड। तो किसी परिपथ या जाल का वह बिंदु जहां दो से अधिक परिपथ अवयव अथवा शाखाएं आकर मिलती है क्या कहलाता है, संधि बिंदु या नोड कहलाता है। नेक्स्ट में है आपका पास, मेश या लूप। तो यदि किसी जाल में कुछ शाखाएं मिलकर बंद पथ का निर्माण करती है तो उसे पास, लूप या मेश कहते हैं। अगली परिभाषा है आपके आदर्श वोल्टता स्रोत। तो वह वोल्टता स्रोत है जो अपने से संबंधित लोड पर निर्भर नहीं करते हुए टर्मिनल के आर पार विशिष्ट वोल्टता को बनाए रखता है, आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। यानी जिसके कारण धारा की प्रवाहित धारा का मान प्रभावित नहीं होता है वह वोल्टता स्रोत, जिसके कारण परिपथ में बहने वाली धारा का मान प्रभावित नहीं होता है, आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। यह वोल्टता स्रोत जो है वो युक्ति से प्रवाहित धारा से मुक्त होता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है आदर्श धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिसमें धारा स्रोत के आर पार निकलती है तो वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी वोल्टता एवं निवेशी धारा का जो अनुपात है वह निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। इसे ZI से व्यक्त करते हैं। इनपुट, I का मतलब इनपुट, बराबर VI/II। VI निवेशी वोल्टता है, II निवेशी धारा है, तो निवेशी प्रतिबाधा ZI हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी निर्गत प्रतिबाधा। तो निर्गत वोल्टता एवं निर्गत धारा का जो अनुपात है वह निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। इसे ZO Z आउटपुट से व्यक्त करते हैं, बराबर VO/IO। यहाँ VO जो है वो निर्गत वोल्टता है एवं IO जो है वो निर्गत धारा है। इसके पश्चात आपके आता है कि नेक्स्ट में खुला परिपथ किसे कहते हैं। तो खुला परिपथ वह विद्युत परिपथ है जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो प्रतिबाधा है वह अनंत होती है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रतिबाधा अनंत होने पर कोई परिपथ जो है वो खुला परिपथ कहलाता है। इसके पश्चात है आपका लघु परिपथ। वह विद्युत परिपथ है जिनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रतिबाधा शून्य या लगभग शून्य होती है, वह लघु परिपथ। तो प्रतिबाधा शून्य है वह लघु परिपथ एवं प्रतिबाधा अनंत है वह खुला परिपथ।
इसके पश्चात आपके दो चीज़ और आती है, टी एवं पाई जाल। यह है अपने टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन इसका आगे के अध्यायों में महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए अपन यहाँ इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि टी जाल और पाई जाल क्या होता है। तो इस प्रकार जब प्रतिबाधाएं लगी हुई है तो इसे टी जाल कहते हैं, और जब प्रतिबाधाएं इस प्रकार लगी हुई होती है तो इसे पाई जाल कहते हैं। इस जाल को इस जाल में और इस जाल को इस जाल में अपन आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं एवं अभिष्ट प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि टी जाल की जो प्रतिबाधाएं हैं Z1, Z2 और Z3 है, जबकि पाई जाल की जो प्रतिबाधाएं हैं वह ZA, ZB और ZC है। तो यदि ये प्रतिबाधाएं इस Z1 का मान इसके पदों में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, Z2 के लिए ये फॉर्मूला होगा, Z3 के लिए ये फॉर्मूला होगा। इसके अलावा यदि आपको इस ZA का मान इस Z1, Z2, Z3 के पदों में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है, ZB के लिए ये फॉर्मूला है और ZC के लिए ये फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है, महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। आगे अपने जो अध्याय आएंगे उन अध्यायों में इनका महत्वपूर्ण या अपन कहते हैं अति महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो यहाँ इनको याद करना अपने लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम क्या काम आते हैं? किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ के विश्लेषण के काम आते हैं। तो विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। दो नियमों में पहला नियम जो है वह नियम आपको ये बताता है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली जो धाराएं हैं उनका जो योग है वो निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी संधि बिंदु की ओर जितनी धाराएं आएगी उन सब का योग संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। यहाँ संधि बिंदु पर I1 और I3 आ रही है, जबकि संधि बिंदु से बाहर जो है वो I2 और I4 जा रही है। तो I1 और I3 का जो जोड़ है वो I2 और I4 के जोड़ के या योग के बराबर हो जाएगा। I1 + I3 बराबर I2 + I4। इनका इधर ट्रांसफ़र कर दिया, I1 - I2 + I3 - I4 बराबर 0। सिग्मा I का मान आपको 0 प्राप्त हो गया। यह किरचॉफ का जो पहला नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है एवं यह जो समीकरण है सिग्मा I बराबर 0, यह समीकरण संधि समीकरण कहलाती है। चलते हैं अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम का जो है वह बंद लूप के लिए दर्शाता है। इसके लिए हमें दिखाया गया है कि ये एक बंद लूप है, दो बैटरियाँ लगी हुई है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। इसके कारण बहने वाली धारा I2 है, इसके कारण बहने वाली धारा I1 है, इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा I1 + I2 है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का जो गुणनफल है वह उस लूप में कार्यकारी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। यह नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है एवं यह जो समीकरण 2 है यह समीकरण लूप प्रमेय कहलाती है। किरचॉफ का यह द्वितीय नियम ओम के नियम को व्यापक रूप में दर्शाता है। इसके लिए ये एक पहला लूप है, यह दूसरा लूप है। तो पहले लूप के लिए E2 का जो मान आएगा वह I2R2 + I1 + I2 गुणा R। पहले समीकरण इसकी जो है वो बन जाएगी E2 बराबर I2R2 + I1 + I2 गुणा R। इन दोनों का कोष्टक में गुणा हो जाएगा। इसकी जो दूसरी समीकरण है वह बन जाएगी E1 बराबर I1R1 + I1 + I2 गुणा R। इस प्रकार जो अपने को दो समीकरणें प्राप्त होती है, इन दोनों समीकरणों को हम बीजगणितीय रूप से हल करके I1, I2 या R1, R2 के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
तो यह महत्वपूर्ण जो बातें या परिभाषाएं जो है वो अपन ने आज देखी है, तो इनको आप थोड़ा अध्ययन करना। नेक्स्ट अपन टॉपिक में बात करेंगे।